नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज आपका हमारी इस क्लास में पुनः स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र के आधारभूत नियम, मांग के नियम के बारे में पढ़ेंगे। यह नियम अर्थशास्त्र के जितने भी नियम और सिद्धांत बने हैं उनका आधारभूत नियम है। अतः आज हम मांग के नियम के बारे में पढ़ेंगे। मांग का नियम क्या है? देखिए, मांग का नियम बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में कहे तो अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांगी गई मात्रा बढ़ती है तथा उस वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांगी गई मात्रा घटती है। सीधा सा इसका अर्थ है, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांगी गई मात्रा बढ़ती है तथा उस वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांगी गई मात्रा घटती है। अतः वस्तु की मांग व उसकी कीमत में ऋणात्मक या विपरीत या विलोम संबंध होता है। जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग, उसकी जो मांगी गई मात्रा है वो घटती जाती है। और यदि कीमत घट जाती है तो मांग या मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है। अब इसका कितनी घटेगी, कितना बढ़ेगी, यह कोई निश्चित नहीं होता है, लेकिन यह निश्चित है कि वस्तु की कीमत यदि घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है और कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है। यही मांग का नियम है। पहले भी हमने जो प्रीवियस टॉपिक थे उसमें भी मांग के नियम के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में आपको जानकारी दी थी। आज हम इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि जो मांग का नियम है वो क्या कहता है और उसके लागू होने के क्या कारण है, इन सब के बारे में हम यहां पर अध्ययन करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया है कि मांग का नियम क्या कहता है। मांग का नियम यही बताता है कि जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है, और कीमत बढ़ जाती है तो मांगी गई मात्रा घट जाती है। अतः वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा में ऋणात्मक या विलोम संबंध होता है। कीमत बढ़ने पर मांगी गई मात्रा घट जाती है, कीमत घटने पर मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है। इन दोनों में आपस में ऋणात्मक संबंध है, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपने ये मांग के नियम के बारे में अच्छी तरह समझ लिया। अब कोई भी नियम हम पढ़ते हैं तो उसमें मान्यताएं होती है। जैसे कि हमने इस नियम में भी पढ़ा कि अन्य बातें समान रहने पर। अब यहां पर अन्य बातें क्या है, आपको पहले भी बताया गया कि अन्य बातें को हम सेटेरिस पेरिबल्स भी कहते हैं। ये प्रश्न कितनी बार आया हुआ है कंपटीशन में भी और बोर्ड एग्जाम में भी। सेटेरिस पेरिबल्स क्या है? सेटेरिस पेरिबल्स ही अन्य बातें समान रहे, जिन्हें मान्यता कहते हैं। ऐसी परिस्थितियां जो रहेगी तो यह नियम लागू होगा। उस परिस्थितियों में, उन कारकों में, उन बातों में परिवर्तन हुआ तो हमारा जो नियम है वो लागू नहीं होगा। तो यहां पर हम इस नियम की व्याख्या करने से पहले, उसको समझने से पहले, ये जो मान्यता क्या है इसकी, कि ये मान्यता है, ये अन्य बातें यदि ये एजम्पशंस रहेगी, स्थिर रहेगी, जैसा कहा गया है वैसी ही रहेगी, तो ही ये मांग का नियम लागू होगा।
तो यहां पर हम मान्यताओं के बारे में, मैंने आपको इससे पहले मांग फलन के बारे में बताया गया था, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। तो जो कीमत के अलावा अन्य तत्व थे वही अन्य बातें होती है, तो उसी को यहां पर बताया गया है, थोड़ा सा इसका विस्तार किया गया है, तो उसी को हम पढ़ेंगे कि ये अन्य बातें या मांग के नियम की मान्यताएं क्या है, एजम्पशन क्या है। ये एजम्पशंस क्या है। अन्य बातें समान रहे, सेटरिस पेरिबिस भी कहते हैं इसको। तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है कि मान्यताएं मतलब वो शर्तें, व कंडीशन, व परिस्थितियां जहां निर्विवाद रूप से ये नियम लागू होगा उन्हें ही हम मान्यता कहते हैं, और ये मान्यताएं रहने पर ही ये नियम लागू होगा। तो सबसे पहली मान्यता के बारे में हम पढ़ते हैं, संबंधित वस्तुओं की कीमतें समान रहे। मैंने इसके बारे में आपको कल भी बताया था कि संबंधित वस्तुएं क्या है, रिलेटेड गुड्स। संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती है, प्रतिस्थापन वस्तुएं या स्थानापन्न वस्तुएं। वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर काम में ली जाती है, वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाई जाती है, वे एक दूसरे की प्रतिस्थापन या स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है। जैसे चाय, कॉफी, पेन, पेंसिल, गेहूं, चावल, इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण हैं जिसको हम यहां पर ले सकते हैं। अब इन वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि संबंधित वस्तु, जैसे हम चाय की मांग का अध्ययन कर रहे हैं, चाय की मांग का अध्ययन कर रहे हैं, अब जैसे ही हम चाय की मांग का अध्ययन कर रहे हैं और उसकी जो प्रतिस्थापन वस्तु है कॉफी, तो यह कहने का मतलब यह है कि कॉफी की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कॉफी की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वो स्थिर रहनी चाहिए, समान रहनी। यदि कॉफी की मांग का अध्ययन कर रहे हैं तो वहां पर चाय की कीमत स्थिर रहनी चाहिए, और चाय की मांग का अध्ययन कर रहे हैं तो वहां कॉफी की कीमत स्थिर रहनी चाहिए। यदि नहीं रहती है तो आपका ये जो मांग का नियम है ये लागू नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता की आय समान रहे। 4-5 पॉइंट तो वही थे हमारे, डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटीज, पीएक्स जो वो तो है ही है, नॉन प्राइस एलिमेंट को ही हमें लेना है यहाँ पर। अन्य निर्धारक तत्व जो प्राइस के अलावा है, टीआर, वाई, टी, ई, तो ये सारे यही दिए हुए हैं और इनका थोड़ा सा और भी विस्तार किया गया है। तो यहां पर उपभोक्ता की आय समान रहे। अब हम जिस वस्तु की मांग का अध्ययन करने जा रहे हैं और वहां पर हम देखते हैं कि उपभोक्ता की जो आय है, उपभोक्ता जैसे 30,000 कमा रहा है या 40,000 या जो भी कमा रहा है वह उतना ही कमाना चाहिए। उसकी इनकम में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, न तो बढ़नी चाहिए न घटनी चाहिए। उसकी जो उपभोक्ता की आय है वो समान रहनी चाहिए। यदि हम एक्स वस्तु की मांग का अध्ययन कर रहे हैं और उपभोक्ता की आय 30,000 रुपये है और बढ़कर 40,000 हो जाती है, तो इस ऐसी कंडीशन में वह उस अपनी आय, पहले उस एक्स वस्तु की वो 100 इकाइयां खरीदता था, जो भी कीमत है उसी कीमत पर, अब कीमत वो की वही है लेकिन उसकी इनकम बढ़ गई है, तो वो 100 की तुलना में 110 भी खरीद सकता है, 120 भी खरीद सकता है। तो कीमत वो की वही है तो भी मांग बढ़ गई। तो इस तरह से मांग का नियम लागू नहीं होता है। अतः उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ना तो घटनी चाहिए और ना बढ़नी चाहिए। घट जाएगी तो समान जो भी कीमत है उससे भी कम कर देगा, क्योंकि कीमत में कोई परिवर्तन भी नहीं आया वस्तु की, तो भी वस्तु की मांग घट रही है। इसका मतलब है अन्य कारक है वो प्रभावित कर रहे हैं। अतः उपभोक्ता की आय समान रहनी चाहिए, न तो बढ़नी चाहिए न ही घटनी चाहिए। अब भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की संभावना न हो। फ्यूचर में जो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं प्राइस से संबंधित, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, परिवर्तन की संभावना ही नहीं होनी चाहिए, आशंका ही नहीं होनी चाहिए। जो एक्सपेक्टेशन यदि हम करते हैं कि हाँ आज रात पेट्रोल के भाव
या डीजल के भाव या अन्य भाव बढ़ने वाले हैं, तो उस समय मांग का नियम लागू नहीं होगा। कीमत ज्यादा है तो भी लोग ज्यादा खरीदेंगे, जबकि मांग का नियम तो क्या कहता है, कीमत ज्यादा है तो उसकी मांग घट जाती है। लेकिन यदि ऐसी संभावना है, ऐसी आशंका है, तो वहां पर मांग का नियम आपका लागू नहीं कर एक्ट नहीं करेगा, लागू नहीं होगा। घटने वाली है, कीमतें घटने वाली है, तो वहां पर भी नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि कम कीमत पर भी लोग क्या करेंगे, नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उनको आशंका है कि और कम होगी, तो जब और कम होगी तब हम खरीदेंगे। तो इस तरीके से मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो ये भी, इसमें भी कोई परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं उपभोक्ता की रुचि, प्राथमिकता, आदत, स्वभाव, इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब उपभोक्ता की रुचि पहले किसी एक्स वस्तु में थी, लेकिन उसकी रुचि एकदम से चेंज हो गई, तो वह एक्स वस्तु को न खरीदकर वाई वस्तु को खरीदेगा, क्योंकि उसकी रुचि में परिवर्तन हो गया। अब रुचि में परिवर्तन होने से कीमत पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कीमत वो की वही है, लेकिन उसकी मांग ऊपर नीचे हो जाएगी। या तो रुचि उसमें बढ़ गई है तो और खरीदेगा, उसमें घट गई है तो उसकी मांग कम हो जाएगी, दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। तो यहां रुचि में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसका स्वभाव चेंज नहीं होना चाहिए, उसकी जो आदत पहले से बनी हुई है कि हाँ मुझे तो ऐसी वस्तुओं की आदत बनी हुई है, तो वो ऐसी ही रहनी चाहिए। यदि वो पहले किसी वस्तु को उपभोग करने का आदी था, उसकी आदत थी, लेकिन वो एकदम से परिवर्तन ला दिया, तो वहां पर मांग का नियम लागू नहीं होगा। बहुत सारे लोगों की आदतों में चेंज हो गया, तो हम तो ये मान के चल रहे थे कि उनकी आदत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हमारा ये मांग का नियम लागू होगा। लेकिन यदि आदत में परिवर्तन हो गया, तो जो हमारा मांग का नियम है वो लागू नहीं होगा। प्राथमिकता, उसकी जो प्रेफरेंस है कि हाँ मैं तो ये पहले वस्तु, जो पहले से प्राथमिकता थी कि हाँ मैं तो ये पहले यही लेता हूं, उसके बाद ये लेता हूं, उसके बाद ये एक प्राथमिकता थी, लेकिन उसमें प्राथमिकता में क्रम चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया, तो ऐसी कंडीशन में भी आपका मांग का नियम लागू नहीं होगा। ये मान्यता है। अब आगे बढ़ते हैं, वस्तु विशेष की किस्म समान हो। जैसे आप किसी वस्तु की एक इकाई आपने खरीदी, दूसरी इकाई खरीदी, तीसरी इकाई खरीद रही है, तो जो वस्तु विशेष की जो क्वालिटी है, उसकी जो किस्म है, उसकी जो वैरायटी है, वो समान रहनी चाहिए, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए कि हाँ ये तो अलग किस्म की है, ये अलग किस्म की है। तो इस तरीके से यदि किस्म में भी परिवर्तन आ गया, उसकी क्वालिटी में भी, उसकी वैरायटी में भी परिवर्तन आ गया, तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। वस्तु की प्रगति, डिस्टिंक्शन, प्रतिष्ठा सूचक नहीं होनी चाहिए या दिखावटी नहीं होनी चाहिए। हम अब कहीं पर भी प्रतिष्ठा का सवाल आता है तो वहां कीमतों को देखा नहीं जाता है। जहां सम्मान की बात आती है तो वहां पर जैसे जवाहरात है, आभूषण है, लोग शादी ब्याह में क्या करते हैं, अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए ऐसा वो विचार करते हैं कि इन आभूषणों को खरीदना जरूरी है, ये एक समाज में प्रतिष्ठा का सवाल है। तो ऐसी कंडीशन में वह उस वस्तु की कीमत अधिक होने पर भी उसको अधिक खरीदेंगे, तो वहां मांग का नियम लागू नहीं होगा। यहां और कहने दिखावटीपन, यदि कहीं दिखावटीपन करना है, हाँ हमें तो दिखाना है कि हम समाज में कुछ है, हमारा रुतबा अलग है, तो वहां जहां शो ऑफ करना होता है वहां पर भी कीमतों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, कीमतें अधिक होने पर भी उस वस्तु को खरीदा जाएगा, तो वहां पर भी मांग का नियम लागू नहीं होगा। अतः ऐसी स्थितियां नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसी स्थिति है, ऐसी वस्तु है, प्रतिष्ठा सूचक वस्तु है या दिखावटी वाली वस्तु है, तो वहां मांग का नियम लागू नहीं होगा। और अंत में है वस्तु की प्रतिस्थापन, वस्तु की खोज न हो। अब जैसे हम
चाय और कॉफी या गेहूं और चावल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक्स और वाई मान लो, एक्स और वाई आपस में प्रतिस्थापन वस्तु है। अब जैसे ही हम एक्स की मांग का अध्ययन कर रहे थे तो उस समय वाई वस्तु नहीं थी, और यदि हम उसकी एक्स वस्तु की मांग का अध्ययन कर रहे हैं और उसी समय उसी दरमियान अवधि के दौरान वाई वस्तु जो उसकी प्रतिस्थापन वस्तु है उसका आविष्कार हो गया, तो जो हमारा जो एक्स वस्तु के ऊपर जो मांग का नियम है वह लागू नहीं होगा। अतः ऐसी स्थिति में कोई भी वस्तु जिसकी हम मांग का अध्ययन कर रहे हैं उसकी प्रतिस्थापन वस्तु की खोज नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से यह मांग के नियम की मान्यता है, जंक्शंस है, अन्य बातें समान रहे या सेटेरिक्स वेरिएबल्स है, रिमेन अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। सो ये आपने मांग का नियम क्या होता है और मांग के नियम की मान्यता क्या है ये अच्छी तरह से आपने पढ़ लिया। यदि ये मान्यताएं नहीं रहेगी, इसमें कोई भी एक भी चेंज होती है तो आपका मांग का नियम लागू नहीं होगा। अतः अच्छी तरह से आपने समझ लिया होगा। अब हम मांग के नियम की व्याख्या करते हैं। उसको हम टेबल और वक्र के द्वारा बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग की मात्रा बढ़ जाती है, और कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग की मात्रा घट जाती है। उसी को हम डायग्राम के माध्यम से भी बताएंगे। फिर इसके बाद हम इसके मांग के नियम के लागू होने के क्या कारण है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है, मांग के नियम के लागू होने के कारण। या इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे झुका हुआ क्यों होता है, इस रूप में भी इसको पूछा जा सकता है। या इसको इस रूप में भी पूछा जाता है कि एक वस्तु की कीमत गिरती है तो उसकी मांग क्यों बढ़ जाती है, या एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग क्यों घट जाती है, इसके कारण बताइए। या इसको ऐसे भी कहा जाए, मांग के नियम के लागू होने के कारण बताइए। तो इसे अलग अलग रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन उन सब का आंसर एक ही रहता है। अतः हम सबसे पहले मांग के नियम की व्याख्या करेंगे, क्योंकि हमने मांग का नियम और मांग के नियम की मान्यता क्या है ये हमने पढ़ लिया है। अतः हम अब मांग के नियम की व्याख्या करेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। हम इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। तो व्याख्या में सबसे पहले आपको मैं एक मांग तालिका हालांकि मैंने पिछले वीडियो में आपको इसके बारे में समझाया था, मांग अनुसूची कहो या मांग तालिका कहो। ये मैंने एक तालिका बनाई है। इसमें हमने एक तरफ प्राइस को बताया है वस्तु की, और एक तरफ उसकी क्वांटिटी जो डिमांड की जाती है उसकी मांग की मात्रा को दर्शाया है। तो इसको आप, मैं इसका डायग्राम भी बना लेता हूं ताकि दोनों साथ में समझने में आसानी रहेगी।
ये ओ एक्स अक्ष है जहां पर हम क्वांटिटी को दर्शाएंगे, और ये ओ वाई अक्ष है जहां पर हम प्राइस को दिखाएंगे, प्राइसेज को दिखाएंगे। अब यहां पर हमारी 8, 9 और 10, आपको पैमाना लेना आना चाहिए। कैसे हम पैमाना लेते हैं, जो मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम है उसका अंतर करके, जो आपके स्पेस मिल रहा है उसको बराबर भागों में बांटकर उसको डिवाइड करके हम उसको पैमाने के रूप में लेते हैं। इसी तरह ओ एक्स अक्ष पर भी करते हैं। क्वांटिटी को यहां पर दर्शाया गया है। अब देखिए, सबसे पहले आपकी यदि 10 रुपये प्राइस है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 100 इकाइयां। तो 100 यहां पर है। इसी तरह 9 हो जाने पर 150 हो जाती है, और 8 हो जाने पर 200 हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना है, यदि 50 नहीं है तो हम इसको थोड़ा सा और भी अंदर ले सकते थे, ताकि इसको अच्छी तरह से चित्र बनाने में आसानी रहती है। क्योंकि यहां पर हमें ये देखना होगा, हमारा चित्र भी अच्छी तरीके से बनना चाहिए। इसको हम 2 भागों में बांट दें, 100 ये का ये, और यहां पर 200। अब 10 पे कितना है, 100 है, तो यहां आ जाएगा। 9 पे 150 है तो दोनों के बीच में आ जाएगा, और 8 पे 200 है, और इनको मिलाने से इसको एक सीधी रेखा के रूप में मिलाना है, और ये आपका डीडी वक्र बन जाएगा। अब आपको यहां ध्यान रखना है कि जैसे हमारा मांग का नियम क्या कहता है कि जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। देखिए, कीमत घट रही है तो मांग 100 से 150 हुई, 150 से 200 हुई, तो मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कीमत के घटने पर मांग बढ़ जाती है। अब वापस इसको इस रूप से लेते हैं कि कीमत बढ़ जाती है तो मांग क्या हो जाती है, घट जाती है। मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहां पर मांग का नियम लागू हो रहा है। इसी को हम यदि तालिका के रूप में देखते हैं तो यहां पर आप एक डीडी वक्र बनाया हुआ है, जिसको हमने डायग्राम पर दिखाया है। यहां पर देखिए, इसको मैं इस मिलाने जाऊंगा तो ये आपका 100 की वैल्यू से मिलेगा, और 9 है तो ये आपका इन दोनों के बीच में जो 150 है इससे मिलना चाहिए, और 8 है तो ये 200 से मिलना चाहिए। तो यहां पर देखिए एक पॉइंट आया है, इसको ऐसे ही मान लीजिए, ये ए बी सी, ये ए बी और सी। शुरुआत में यदि 10 रुपये कीमत है तो उसकी मांग 100 इकाइयां है। यदि मांग वस्तु की कीमत घटकर 9 रुपये हो जाती है तो उसकी 150 मतलब बढ़ जाएगी। 8 हो जाती है तो 200 हो जाएगी। तो इस तरीके से कीमत के घटने पर मांग बढ़ जाती है, और कीमत के बढ़ने पर मांग घट जाती है। यह मांग का नियम कहता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको यहां पर तालिका बनानी है, एक मांग तालिका बनानी है, और एक मांग वक्र बनाना है, और मांग के नियम की व्याख्या करनी है। पैमाना लेना आना चाहिए, चित्र भी अच्छी तरीके से दिखना चाहिए। अतः आपने ये सीख लिया कि कैसे हम मांग तालिका और मांग वक्र बनाकर मांग के नियम को समझने का प्रयास करते हैं।
अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो ये मांग का नियम है, इसके लागू होने के क्या कारण है। मांग के नियम के लागू होने के क्या कारण है। जो आपका मांग का नियम है ये लागू क्यों होता है, उसके क्या कारण है। तो हम यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि इसके क्या क्या कारण है जिसके कारण से मांग का नियम लागू होता है। तो इसमें सबसे पहला जो मांग के नियम का लागू होने का जो पहला कारण है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रभाव कहो या नियम आप ऐसे भी लिख सकते हो। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रभाव। तो इस तरीके से आप अच्छी तरीके से यहां बता सकते हो। अब ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है। बहुत ही सिंपल रूप में हम कह सकते हैं कि जो मांग का नियम है उसका आधारभूत नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी कई नियमों का आधारभूत नियम है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, अब यहां पर आपको इस जो सीमांत उपयोगिता लिखा हुआ है इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ये सीमांत उपयोगिता क्या है। ये जब हम उपभोक्ता व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर उपभोक्ता के व्यवहार को पढ़ने या समझने के दो दृष्टिकोण हैं। एक तो है आपका गणनावाचक दृष्टिकोण और एक है आपका क्रमवाचक दृष्टिकोण। गणनावाचक दृष्टिकोण यह कहता है कि वस्तु की उपयोगिता को मापा जा सकता है, उसको हम माप सकते हैं। जबकि क्रमवाचक दृष्टिकोण एलन और हिक्स का कहता है कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, उसको क्रम दिया जा सकता है। लेकिन मार्शल और पिगू का जो गणनावाचक दृष्टिकोण है वह कहता है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। अब वहां पर सबसे पहले तो आपको ये उपयोगिता क्या है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उपयोगिता क्या है। मैंने पहले भी बताया था कि उपयोगिता क्या है। किसी वस्तु या सेवा का वह गुण या शक्ति जिससे मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, उस गुण या शक्ति को उस वस्तु या सेवा की उपयोगिता कहा जाता है। कहने का अर्थ यहां पर यही है कि जैसे ये मार्कर है, मार्कर की उपयोगिता क्या है। मार्कर का वह गुण, उस वस्तु का वह गुण या शक्ति, इसका गुण या शक्ति क्या है कि यह लिखने के काम आती है। ये हमारे व्हाइट बोर्ड पर लिखने में काम आती है। एज एक चौक है, उसके स्थानापन्न काम करती है। ब्लैक बोर्ड पर चौक का उपयोग होता है तो व्हाइट बोर्ड पर मार्कर का उपयोग होता है। तो इसमें लिखने का गुण है, उसकी शक्ति है, जिससे मेरी जो लिखने की आवश्यकता है उसकी संतुष्टि हो जाती है। तो इसको सिंपल वे में यही कहना है, किसी वस्तु या सेवा का वह गुण या शक्ति जिससे मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, उस गुण या शक्ति को उस वस्तु या सेवा की उपयोगिता कहा जाता है। उपयोगिता को गणनावाचक दृष्टिकोण कहता है कि उसको मापा जाता है यूटिल्स में। किसमें मापा जाता है? यूटिल्स में। ये भी प्रश्न आया हुआ है तो आपको ध्यान में रखना है। ये उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि गणनावाचक दृष्टिकोण कहता है कि उपयोगिता को माप सकते हैं। अब इसी
उपयोगिता को यूटिल्स में मापा जाता है। तो सीमांत उपयोगिता, ह्रास नियम। अब यहां पर उपयोगिता तो आपने समझ लिया, अब सीमांत उपयोगिता क्या है? तो यहां उपयोगिता जैसे हम वस्तु 1, 2 और 3, वस्तु 1 की जो भी x है उसकी 1 इकाई का उपयोग करने से 10 प्राप्त हुई, दूसरी से 8 प्राप्त हुई और तीसरी से 6 प्राप्त हुई। तो यहां पर प्रत्येक वस्तु से हम इसको यूटिल्स में माप, 10 यूटिल्स, 8 यूटिल्स और 6 यूटिल्स। तो 10 और 8, 6 और 24 यूटिल्स, टोटल 3 इकाइयों के उपयोग करने से, x की 3 इकाइयों का उपयोग करने से 24 यूटिल्स आपको प्राप्त हो रहे हैं, यह गणनावाचक दृष्टिकोण कहता है। अब यहां पर आपको उपयोगिता यदि मालूम पड़ गया तो सीमांत उपयोगिता भी मालूम होना चाहिए। कैसे? जब हम, जैसे ये आपकी क्वांटिटी है, एक वस्तु का उपयोग कर रहे हो आप, ये 2 और ये 3। अब यहां पर जैसे एक की ये सिंगल आपने यूटिलिटी बताई है, अब इसको हम शामिल करके देखते हैं। तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि TU और क्वांटिटी, जैसे 1 है तो 1 से कितनी मिली? 10, 1 से 10 ही है। अब 2 इकाइयां है तो दूसरी, यहां पर दूसरी इकाई से मिल रही है, 2 इकाइयों को जोड़ेंगे हम तो यहां पर कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी, दोनों को जोड़ना। तीसरी इकाई से 6 मिल रही है तो इसमें 18 में जोड़ दीजिए तो ये हो गई 24। तो 3 इकाइयों से टोटल यूटिलिटी कितनी मिली? 24। अब यहां पर मैं आपको सीमांत उपयोगिता समझाने जा रहा हूं ताकि हमें सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम समझने में आसानी रहे। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में सीमांत उपयोगिता के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो यहां हम इसकी मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे। तो जैसे मार्जिनल यूटिलिटी का अर्थ क्या होता है? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मार्जिनल यूटिलिटी का अर्थ होता है, सीमांत उपयोगिता का अर्थ होता है, जहां जहां सीमांत शब्द आएगा वहां आपको एक अतिरिक्त शब्द का प्रयोग करना है। तो यहां पर भी जब किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से उसकी कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब जैसे हम यहां पढ़ रहे हैं, पहली इकाई से आपको कितनी उपयोगिता मिली है? 10। तो यहां पर इससे पहले हम 0 मान लेते हैं, तो 0 से 1 आया, यहां पर कुछ भी नहीं था तो यहां पर भी कुछ नहीं था, 0 से 1 तो कितना आया? 1 अतिरिक्त इकाई का उपभोग तो किया हमने, तो वहां पहले TU क्या थी? कोई नहीं थी, 0 मानो, तो यहां पर कितना परिवर्तन आया? 10 आया, तो 10 का 10 ही रहेगा। पहले इकाई पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 ही रहेगी, 10 यूटिलिटी ही रहेगी। दूसरी पे कितनी हो जाएगी? यहां पर परिवर्तन कितना है? 1 का, तो यहां पर कितना आया? 8 और तीसरी पे 6। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। हालांकि आपके जो प्रत्येक इकाई की यूटिलिटी आ रही है उसी के बराबर इसका उत्तर आ रहा है, लेकिन आपको यह ध्यान होना चाहिए कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। सीमांत उपयोगिता एक बार फिर मैं बता रहा हूं, उपयोगिता के बारे में बता दिया, किसी वस्तु या सेवा का वह गुण या शक्ति जिससे मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, उस वस्तु या सेवा की इस गुण और शक्ति को उस वस्तु या सेवा की उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता को गणनावाचक दृष्टिकोण के साथ यूटिल्स में मापते हैं। सीमांत उपयोगिता, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है, कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है वही सीमांत उपयोगिता कहलाती है। जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे उससे जो सीमांत उपयोगिता मिलने वाली क्या हो जाएगी? घटती जाएगी। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी यही कहता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या कहता है? जब किसी वस्तु की हम इकाइयों का एक के बाद उपभोग करते जाते हैं तो वहां उनसे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वह घटती जाती है। किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करने पर उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उत्तरोत्तर घटती जाती है। घटने की इसी प्रवृत्ति को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। सीमांत उपयोगिता पहले घटती है, फिर शून्य होती है और फिर ऋणात्मक हो जाती है। यह सीमांत उपयोगिता की प्रवृत्ति है।
लेकिन उसको हम ऐसे कहेंगे उत्तरोत्तर घटने की प्रवृत्ति है, उत्तरोत्तर घटने की प्रवृत्ति है। पहले जैसे यहां पर भी है, तो हम आगे से आगे इसको बढ़ाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वह शून्य हो जाएगी। इसको जैसे मैं समझाने का प्रयास करता हूं, जैसे ये 24 है, अब यहां पर 4 पे आपकी 2 हो गई, तो यहां पर कितना हो जाए 26, यहां पर 0 हो गई, तो ये 26 का 26 ही रहेगा। फिर वापस यहां 24 हो गई, तो ये -2 हो गई। तो इस तरीके से ये सीमांत उपयोगिता की प्रवृत्ति होती है। सीमांत उपयोगिता, जैसे ही हम एक वस्तु की अधिक से अधिक इकाई का उपभोग करते जाते हैं तो उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उत्तरोत्तर घटती जाती है। घटने की इसी प्रवृत्ति को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। अब ये नियम तो आपने समझ लिया, लेकिन यह मांग के नियम के लागू होने का कारण कैसे है? तो यहां स्पष्ट है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु की एक से अधिक इकाई का उपभोग करने पर उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उत्तरोत्तर घटती जाती है। तो उपभोक्ता क्या करता है कि पहली इकाई खरीदेगा तो उसकी सीमांत उपयोगिता ज्यादा है, तो उसके लिए वह ज्यादा प्राइस देने को तैयार रहेगा, और जैसे ही वह दूसरी इकाई खरीदने जाएगा तो उसकी जो सीमांत उपयोगिता घटकर क्या हो जाती है 8 हो जाती है। तो 8 हो जाने पर उसका जो सीमांत उपयोगिता पहले ज्यादा मिल रही थी, इसको हम इस रूप में भी ले सकते हैं कि उसका महत्व पहली इकाई पर ज्यादा था। आप ऐसे समझिए कि आप होटल में गए, आपको जोर से भूख लगी है, और जैसे आप उसकी रोटी की पहली इकाई का उपभोग करोगे तो उसकी उपयोगिता आपके लिए ज्यादा होगी, तो आप उसके लिए ज्यादा कीमत चुकाने के लिए तैयार होंगे। लेकिन जैसे आप दूसरी इकाई का उपभोग करोगे तो उससे सीमांत उपयोगिता घट जाएगी। इस तरीके से आगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। तो यहां पर उपभोक्ता इसी कारण से सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रभाव होता है, जिस कारण से वह जैसे ही वस्तु की अधिक इकाइयां खरीदने जाएगा तो वह पहले जितनी पहली इकाई पर जो कीमत चुकाने के लिए तैयार रहता था वो अब चुकाने के लिए तैयार नहीं रहेगा, क्योंकि उसको पहले की तुलना में वस्तु की अगली इकाइयों पर सीमांत उपयोगिता कम प्राप्त होती है, अर्थात उसका महत्व पहले की तुलना में कम हो जाता है, अतः वह कम कीमत चुकाने के लिए तैयार होगा। तो अच्छी तरह से आपने समझ लिया कि पहला जो मांग के नियम का लागू होने का कारण है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। अब हम दूसरा पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, आय प्रभाव। अब आय प्रभाव को हम इस तरीके से ले सकते हैं कि वास्तविक आय प्रभाव, उसकी वास्तविक आय में परिवर्तन कैसे लेते हैं। वास्तविक आय में परिवर्तन कैसे लेते हैं, जैसे किसी वस्तु की प्राइस 10 रुपए है और क्वांटिटी वह खरीद रहा है 2, तो उसकी जो टोटल एक्सपेंसेस जो बजट खर्च हो रहा है वो 20 रुपए है। अब यहां पर उसकी प्राइस मान लेते हैं घट जाती है और 8 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है, या मान लेते हैं 5 हो जाती है। तो 5 है तो अब ये 2 खरीदता है तो उसका 10 रुपये खर्च होता है। अब यहां पर क्या हुआ कि जो उसका एक्सपेंसेज है वह 10 रुपये ही हुआ, तो उसकी आय बढ़ गई। क्या होगी? वास्तविक आय उसकी बढ़ गई, क्योंकि वो पहले 20 रुपये खर्च कर रहा था, लेकिन कीमतों में कमी के कारण उसकी सेविंग हो गई 10 रुपये की,
उस सेविंग को हम, आपको मालूम ही है कि हम जब जैसे राष्ट्रीय आय पढ़ते हैं तो वहां y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। यदि आपकी सेविंग बढ़ जाती है तो वह सेविंग ही एक प्रकार से आपकी आय है। जैसे गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है तो वह आपकी आय बढ़ जाती है। तो यहां पर भी सेविंग हो गई, मतलब ये आपकी वास्तविक आय में परिवर्तन हो गया, वास्तविक आय बढ़ गई। अब आपकी वास्तविक आय बढ़ जाती है तो आप क्या करोगे? यदि आपकी वास्तविक आय बढ़ गई तो आप उसकी अधिक इकाइयों को खरीदने के लिए तैयार होंगे कि मैं अब जो 10 है तो अब इसको मैं, जैसे 5 हुआ तो इसको 4 वह खरीद सकता है, क्योंकि उसके पास 10 रुपये और है तो वह 2 और इकाइयों को खरीदने के लिए तैयार होगा। तो इस कारण से भी मांग का नियम लागू होता है। यदि कीमत बढ़ जाती है तो उल्टा होगा, या 10 की जगह 20 रुपये हो जाए तो वह एक ही इकाई खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास बजट 20 रुपये ही है। तो यहां पर क्या होगा? कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाएगी और कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाएगी। इस तरीके से मांग का नियम लागू होगा। तो बहुत ही सिंपल है आय प्रभाव। अब तीसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव। आप प्रतिस्थापन प्रभाव, जैसे प्रतिस्थापन वस्तुओं के बारे में तो आपने पढ़ा ही है, स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती है, प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती है। तो इसको हम प्रतिस्थापन प्रभाव के रूप में दिखाते हैं कि जैसे मैं उदाहरण यहां पर बताना चाहूंगा, चाय और कॉफी। चाय और कॉफी, हम चाय की मांग का अध्ययन कर रहे हैं, इसकी चाय की मांग का, और यहां पर कॉफी की कीमत बढ़ गई, कॉफी की कीमत बढ़ गई। तो जैसे ही कॉफी की कीमत बढ़ जाती है तो सामने वाली वस्तु क्या हो जाएगी? उसके लिए सस्ती हो जाती है। जैसे यहां पर कॉफी की कीमत बढ़ी है, इसकी कीमत बढ़ी है कॉफी की। जैसे मान लो यहां पर मैं आपको अब कीमत किसकी बढ़ी है? कॉफी की, जो चाय की प्रतिस्थापन वस्तु है। तो कॉफी की कीमत बढ़ने पर चाय सस्ती हो गई, कॉफी की तुलना में क्या हो गई? चाय सस्ती हो गई। तो ये प्रतिस्थापन प्रभाव है, क्योंकि इसकी प्रतिस्थापन वस्तु कौन सी है? कॉफी है। तो कॉफी की कीमत यदि कॉफी की कीमत बढ़ जाती है तो वहां पर चाय सस्ती हो जाएगी, और किसी वस्तु की कीमत यदि सस्ती हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। और इसका उल्टा, यदि कॉफी की कीमत घट जाए तो चाय महंगी हो जाएगी, और चाय महंगी होगी तो उसकी मांग कम हो जाएगी। तो इस तरीके से इस प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण भी मांग का नियम लागू होता है। बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रतिस्थापन प्रभाव में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है कि दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इनका क्रॉस इफेक्ट है। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा तो दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन होगा। इसे तिरछा प्रभाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तिरछा प्रभाव भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा कारण, चौथा कारण हम लेना चाहेंगे यहां पर उपभोक्ता समूह का आकार। उपभोक्ता समूह का आकार। अब ये उपभोक्ता समूह कैसे डिफाइन करता है कि हाँ आपके मांग के नियम को? तो सिंपल है उपभोक्ता समूह का आकार। अब
जैसे मैं आपको समझाना चाहूंगा, किसी वस्तु की प्राइस 10 रुपये है तो उसकी क्वांटिटी 100 5 हो गई तो 200 हो जाती है। अब जहां जब 10 रुपये कीमत थी तो वहां 100 क्वांटिटी ही खरीदी जाती थी। उपभोक्ता का समूह का आकार कम था। क्या था? कम था। लेकिन जैसे उसकी प्राइस कम हुई तो उसका उपभोक्ता का समूह का आकार क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, क्योंकि कम कीमत पर ज्यादा उपभोक्ता खरीदे पाएंगे। कम कीमत हो जाएगी तो उपभोक्ता का आकार बढ़ जाएगा और अधिक ज्यादा खरीद पाएंगे। तो यह उपभोक्ता का आकार भी मांग के नियम को लागू होने में मदद करता है। जैसे ही किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसका उपभोक्ता का आकार बढ़ जाता है। बढ़ जाने पर उसकी मांग अधिक हो जाएगी। कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता का आकार कम हो जाता है। कम हो जाने पर कम मांग की जाएगी। तो इस तरीके से उपभोक्ता का आकार भी मांग के नियम के लागू होने का कारण है। पांचवा कारण है आपके उपभोक्ता समूह के आकार के बाद हम कह सकते हैं विविध उपयोग या अन्य उपयोग। मल्टीपल यूजेज। अब इसको ऐसे ले सकते हैं, कुछ वस्तु ऐसी होती है जिनके विविध उपयोग होते हैं, जैसे बिजली। अब बिजली ऐसा प्रोडक्ट है कि उसके बहुत अधिक, आपने देखा होगा आज के समय में बिजली के बहुत अधिक उपयोग होते हैं, विविध उपयोग है। तो ऐसी वस्तुओं की ऐसी सेवा जिसके जो हर जगह काम में ली जाती है, तो ऐसी वस्तुओं की यदि कीमत कम होती है तो वहां पर उसके उपयोग बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके विविध उपयोग है। घरों में भी काम में ली जाती है बिजली, कारखानों में भी, उद्योगों में भी, जितने भी कार्यालय है सब जगह आज बिजली के बिना कोई काम संभव नहीं है। तो ऐसी वस्तुओं की मांग एकदम से बढ़ जाएगी कीमत कम होने पर। क्यों? क्योंकि उसके विविध उपयोग है, हर जगह काम में ली जाती है। बिजली सस्ती होने पर उसका उपयोग ज्यादा होगा और यदि बिजली महंगी हो जाती है तो उसका उपयोग कम होगा। तो जिन वस्तुओं के विविध उपयोग है उस कारण भी मांग का नियम लागू होता है। इसी तरह दूध को भी आप ले सकते हो। किसको ले सकते हो? दूध को। कि दूध का भी उपयोग आपने देखा होगा, बहुत सारी वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। दूध से अब घी बनता है, दही बनता है, मक्खन बनता है, दही बनता है, पनीर बनता है। तो ऐसी वस्तुओं की मांग, अब जैसे दूध के भाव कम हो गए तो उसकी मांग बढ़ जाएगी, बहुत अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका विविध उपयोग है। और बढ़ गए तो उसकी मांग कम हो जाएगी। तो इस तरीके से विविध उपयोग भी मांग के नियम के लागू होने का कारण है। अतः आपने अच्छी तरह से मांग के नियम के लागू होने के कारण, इसका जो मांग का नियम है वो क्यों, किन किन कारणों से लागू होता है, तो पहला है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रभाव, दूसरा है आय प्रभाव जिसे वास्तविक आय में परिवर्तन कहते हैं, तीसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव जो एक प्रतिस्थापन क्रॉस इफेक्ट कहलाता है, उपभोक्ता समूह का आकार बढ़ना या घटना और विविध उपयोग। इस तरीके से ये मांग का नियम लागू होता है। अब हम आगे कि जो मांग का नियम है उसके अपवाद क्या है। हालांकि मान्यताओं में मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया था कि वहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, लेकिन इसको हम अच्छी तरीके से आगे पढ़ेंगे कि मांग का जो नियम है कहां पर लागू नहीं होता, उसके कह सकते हैं उसके अपवाद, मांग के नियम के अपवाद।
ये प्रश्न आता रहता है, मांग के नियम के अपवाद बताइए। तो इसको भी हम अगली सेशन में पढ़ेंगे। साथ ही में आपको मांग के नियम के अपवाद भी बता देता हूं, ताकि ये पूरा टॉपिक पूरा हो जाएगा। यहाँ मांग के नियम के अपवाद, मांग के नियम के अपवाद 6 बताए गए हैं। तो मैं आपको बारी बारी से एक एक का वर्णन कर लेता हूं, आपको समझा देता हूं कि कैसे ये मांग के नियम के अपवाद है। तो मांग के नियम के अपवाद मतलब पहले तो मांग का जो नियम है वो हमने समझ लिया और उसके लागू होने के कारण समझ लिए। अब अपवाद का मतलब एक्सेप्शन, मतलब जहां पर यह नियम लागू नहीं होगा। मांग के नियम के लागू न होने के कारण, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक वस्तु की कीमत गिरती है तो उसकी मांग भी गिरती है, कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग भी बढ़ती है। अर्थात यहां पर जो डिमांड कर्व है, वो डिमांड कर्व कैसा बनेगा? डाउनवर्ड नहीं बनेगा, अपवर्ड बनेगा। जैसे हम मांग के नियम में कैसे बना देते, इस तरीके से बना देते, लेकिन यहां पर आपका जो डीडी वक्र है वो इस रूप में बनेगा। ऐसा इसलिए कि यहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो सबसे पहली स्थिति होती है या जो कारण है जहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, वो है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। इसका पहले भी मैंने आपको मेरे इस सेशन में बताया था कि जहां प्रतिष्ठा का सवाल होता है, जहां किसी के सम्मान की बात आ जाती है, तो वहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। मैंने बताया था कि जैसे समाज में कैसे लोग जब उनके घर पर शादी ब्याह होते हैं तो वहां आभूषण खरीदे जाते हैं, और उस समय आभूषणों की कीमत नहीं देखी जाती। अधिक कीमत है तो भी वो खरीदेंगे। लेकिन मांग का नियम क्या कहता है कि जब किसी वस्तु की कीमत अधिक होती है तो उसकी खरीदारी कम होती है, कीमत कम होती है तो उसकी खरीदारी अधिक होती है। लेकिन जहां प्रतिष्ठा की बात आ जाती है वहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। जहां प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं का सवाल होता है वहां पर आपका मांग का नियम लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको बता ही दिया है कि प्रतिष्ठा का सवाल होता है। वो लोग ऐसे समझते हैं कि हम नहीं खरीदेंगे तो ये हमारे सम्मान में कमी आ जाएगी और समाज में हम गिर जाएंगे। वास्तविकता अलग होती है, लेकिन एक समाज का व्यू है कि यह खरीदना ही होगा क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल है। अतः ऐसी स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना या घटने की संभावना दोनों हो सकती है। मैंने बताया था कि आज जैसे आधी रात से ही पेट्रोल या डीजल के भाव बढ़ने की संभावना है, तो लोग क्या करेंगे कि जो कीमत बढ़ी हुई है उस पर भी अधिक खरीदेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि आज रात से भाव बढ़ने वाले हैं, तो वहां पर वह उस अधिक कीमत को न देखकर और बढ़ जाएंगे, इसलिए वो और अधिक खरीदते हैं। तो वहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। इसके विपरीत उनको लगता है कि आज आधी रात से भाव गिरने वाले हैं, अभी कीमत कम है, लेकिन तो भी उनको लग रहा है कि संभावना है कि भविष्य में आज आधी रात से भाव गिर जाएंगे, तो वो कम कीमत पर भी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि और कीमत कम होगी तब हम खरीदेंगे। तो ऐसी स्थिति में भी मांग का नियम
लागू नहीं होगा, यह भी मांग का नियम का अपवाद है। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं गिफिन का विरोधाभास। सर रॉबर्ट गिफिन सर रॉबर्ट गिफिन ने सबसे पहले मांग के नियम के अपवाद में अपना एक विरोधाभास दिया था कि गिफिन का मतलब निकृष्ट वस्तु है। यहां पर गिफिन वस्तु भी कहते हैं क्योंकि सर रॉबर्ट गिफिन ने इसको प्रतिपादित किया था। तो यहाँ गिफिन वस्तु भी कहीं लिखा हुआ होता है, कहीं निकृष्ट वस्तु भी लिखा हुआ होता है, कहीं घटिया वस्तु, इंफेरियर गुड्स। तो ऐसी स्थिति में घटिया वस्तुओं की स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होता है। कैसे? जैसे घटिया वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है तो उनकी मांग उल्टा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और घटिया वस्तुओं की कीमतें घट जाती है तो उनकी मांग बढ़ती नहीं है, घट जाती है। कैसे? जैसे डालडा घी का लोग उपयोग करते हैं, अब डालडा घी की कीमत कम हो गई तो लोग जो डालडा घी है जितना वो इस्तेमाल करते हैं उतना तो खरीदेंगे, और जो शेष उनका बजट होगा, उस शेष बजट का क्या करेंगे? डालडा घी को खरीदने में न लगाकर वह अच्छी वस्तुओं मतलब देसी घी की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे? देसी घी की तरफ। कीमत कम हुई है तो भी उसकी मांग नहीं बढ़ रही है। ये कौन सी स्थिति में होता है? घटिया वस्तुओं की स्थिति में होता है। तो इस तरीके से ये गिफिन का विरोधाभास है जो ये कहता है कि मांग का नियम यहां लागू नहीं होता है। और भी हम इसको यहां पर दो प्रभाव होते हैं गिफिन के विरोधाभास में, एक तो प्रतिस्थापन प्रभाव होता है, एक आय प्रभाव होता है। जैसे किसी वस्तु दो वस्तु है, अपने आप में प्रतिस्थापन वस्तु है, तो वहां पर एक वस्तु की कीमत यदि कम हो जाती है तो दूसरी वाली महंगी हो जाती है, और कीमत बढ़ जाती है दूसरी वाली सस्ती हो जाती है। तो यहां जैसे एक वस्तु महंगी हो गई तो उसके दूसरे की तुलना में वह दूसरी वस्तु सस्ती हो जाएगी, तो उसकी मतलब आय बढ़ गई। उस आय को वहां पर वो प्रतिस्थापित करेगा। जो कीमत कम हुई है, कीमत कम होने से उसकी आय बढ़ जाती है क्योंकि वो पहले जितनी खरीदा उतनी खरीदेगा, और शेष को वह अन्य प्रतिस्थापन वस्तु में लगाएगा और उसकी मांग बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से गिफिन का विरोधाभास है। गिफिन का विरोधाभास यही कहता है कि घटिया वस्तुओं की स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होता है। वहां कीमत कम होने पर भी लोग उस घटिया वस्तु को न खरीदकर श्रेष्ठ वस्तु को खरीदना पसंद करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अज्ञानता तथा भ्रम की स्थिति। कभी कभी कुछ स्मार्ट लोग होते हैं जिनको लगता है कि किसी वस्तु की कीमत अधिक है तो वो अच्छी होगी, क्वालिटी में अच्छी होगी। ये उनका भ्रम होता है, अज्ञानतावश, इग्नोरेंस और इल्यूजन की स्थिति में वह उस वस्तु को अच्छा मान लेते हैं, तो कीमत अधिक होने पर भी अधिक खरीद लेते हैं। और कम कीमत है तो वो उसको मान लेते हैं ये तो घटिया वस्तु है। कीमत कम है तो भी वो उसको नहीं खरीदते, वो अधिक कीमत है उसको ही खरीदेंगे। अज्ञानता या भ्रमवश वह ऐसा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। और नेक्स्ट है जीवन में अनिवार्य वस्तुओं की मांग। जीवन में अनिवार्य वस्तुओं की मांग भी मांग के नियम के अपवाद को प्रभावित करती है, क्योंकि जब हम इसको इस रूप में देखते हैं कि यदि किसी के दुर्घटना हुई है और उसे अब सख्त इलाज की आवश्यकता है, तो ऐसे समय में वह उस वस्तु या सेवा की कीमतों की तरफ ध्यान नहीं देगा। सबसे पहले वह उन्हें पूरा करने और जो भी कीमत होगी वो उसको चुकाएगा।
तो जहाँ अनिवार्य वस्तुओं का सवाल आता है वहाँ पर उन वस्तुओं की कीमतों को ध्यान में रखा नहीं जाता है। जैसे व्यक्ति के अनिवार्य आवश्यकता में रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता आती है, तो ऐसी स्थिति में भी वह अपने पहले उसको पूरा करेगा। अब अंत में हम देखते हैं विशिष्ट ब्रांड से लगाव। तो यदि किसी को विशिष्ट ब्रांड से लगाव है तो वह उपभोक्ता उसी ब्रांड की वस्तुएं या सेवा को खरीदेगा, चाहे उनकी कीमतों में कितना भी परिवर्तन हुआ हो। अतः किसी उपभोक्ता को किसी विशिष्ट ब्रांड से लगाव है तो उसकी कीमतों का उसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह शुरू से उस ब्रांड को ही चाहता है। अतः इस तरीके से हमने पूरे मांग के नियम के अपवाद पढ़ ली है, जिसमें पहला है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। जहाँ प्रतिष्ठा का सवाल होता है वहाँ पर कीमतों को ध्यान में रखा नहीं जाता है। इसी तरह भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना या घटने की संभावना, तो वहाँ पर भी मांग का नियम लागू नहीं होगा। इसी तरह हम आगे देखते हैं तो गिफिन का विरोधाभास सर रॉबर्ट गिफिन ने दिया था, जो घटिया वस्तुओं के बारे में बताया था। इसी तरह अज्ञानता तथा भ्रम की स्थिति में भी उपभोक्ता मांग के नियम के अनुसार नहीं चलता है। अनिवार्य वस्तुओं की मांग पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है, और विशिष्ट ब्रांड से लगाव अंत में वहाँ पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। इस तरीके से आप सबने यह मांग के नियम के अपवाद पढ़े, और हमने अच्छी तरीके से ये पूरा मांग का नियम पढ़ लिया है, जिसमें मांग का नियम, मांग के नियम की मान्यताएं, मांग के नियम की व्याख्या तालिका और वक्र के द्वारा, फिर हमने मांग के नियम के लागू होने के कारण, और अंत में मांग के नियम के अपवाद हमने पढ़े। इस तरीके से आपने ये पूरा मांग के नियम का टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसे दोबारा देखकर और भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इस संबंध में कोई भी आपको डाउट्स है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर जो भी आपके सवाल है उनको कमेंट में जाकर रखिए। मैं उसी समय पर आपको इसका आंसर दूंगा। और अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपको यदि अच्छा लग रहा है, अर्थशास्त्र के ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे से आगे फॉरवर्ड कीजिए। साथ ही जो भी विद्यार्थी या साथी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है तो मेरे यूट्यूब लिंक में और उसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। अतः एक बार फिर आपने कहना चाहता हो कि आपने ये सारा पढ़ लिया। मांग के नियम के अपवाद में कहना चाहूँगा कि यहाँ का जो वक्र है वो ऋणात्मक न होकर धनात्मक होता है, क्योंकि यहाँ कीमत बढ़ती है तो मांग भी बढ़ती है, कीमत घटती है तो मांग भी घटती है। और अंत में आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जो मांग का नियम है वो सर्वप्रथम अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी पुस्तक 1890 में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में बताया था। इससे पूर्व भी ग्रेगरी किंग और चार्ल्स एडिवेट और थॉमस और सैमुअल्सन ने भी इसके बारे में बताया था, लेकिन सही व्याख्या, स्पष्ट रूप से व्याख्या अल्फ्रेड मार्शल ने की थी, जिन्होंने अपनी किताब 1890 में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इस संबंध में पूरी व्याख्या की थी। अतः अंत में मैं आपको वापस कहना चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि मैं समय समय पर आपको
अर्थशास्त्र और वाणिज्य से संबंधित वीडियो शेयर करता रहूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।